नमस्कार। खेत खलिहान कार्यक्रम में आपका स्वागत है। किसान भाइयों, किसी भी फसल की खेती के लिए गुणवत्तापूर्ण मिट्टी का होना आवश्यक है। हमारे किसान भाई अंधाधुंध रासायनिक खाद का प्रयोग करते हैं, अंधाधुंध कीटनाशक दवाओं का प्रयोग करते हैं, जिसका परिणाम यह होता है कि उनको अच्छी उपज नहीं मिल पाती है और दिन पर दिन उनका खेत ऊसर होता जा रहा है। किसान भाइयों, गुणवत्तापूर्ण मिट्टी की क्या विशेषता है, आप मिट्टी का परीक्षण कैसे करावेंगे, इन तमाम विषयों पर जानकारी दिलाने के लिए हमारे साथ में आशीष राय जी। हम इनसे जानकारी प्राप्त करेंगे कि आप मिट्टी का चयन कैसे करेंगे, उसका परीक्षण कैसे करावेंगे और फिर मृदा स्वास्थ्य कार्ड क्या है, इसके बारे में जानकारी देंगे। आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सबसे पहले तो अब आपसे हम यह जानना चाहेंगे, जो जिस तरह से मिट्टी हमारी ऊसर होती जा रही है, किसान जिस तरह से अंधाधुंध रासायनिक खाद का प्रयोग करते जा रहे हैं, तो मिट्टी की जो गुणवत्ता है उसको किसान कैसे बरकरार रखेंगे और मिट्टी के परीक्षण का क्या महत्व है, इसके विषय में कुछ आप समझाना चाहिए। सबसे पहले तो किसान भाइयों को ये जानकारी ज़रूर होनी चाहिए कि जिस मिट्टी पे हम लोग जो है खेती करते हैं, उस मिट्टी को किस तरीके से हम लोग जो है प्रबंध ऐसा करें कि वो मिट्टी जो है हमारी स्वस्थ रहे और उसके साथ साथ हम लोग अधिक उत्पादन भी ले सकें और उत्पादन के साथ साथ उसकी जो है गुण जो हैं, क्योंकि मिट्टी में एक होता है मृदा का स्वास्थ्य, एक होता है मृदा का गुण। तो ये दोनों चीज़ें जो है हम लोगों को जो है नज़र में हमेशा रखना पड़ता है, क्योंकि हमारी जो भी खेती है वो करीब जो है 90 से 95% हमारी जो है खेती वो आपकी मिट्टी पर निर्भर करती है। और अगर मिट्टी हमारी ख़राब हो जाए, मिट्टी में हमारे दोष आ जाए, मिट्टी में ही हमारे जो है आपका जो है अगर पॉल्यूशन बढ़ जाए, तो कहीं ना कहीं जो है हमारे उत्पादन पर भी प्रभाव पड़ता है, हमारे स्वास्थ्य पर भी प्रभाव पड़ता है। और उस उत्पादन का जहाँ भी यूज होता है, चाहे वो आपके पशुओं में हम लोग चारे के रूप में यूज करें, चाहे उसका दाना जो है इंसान खाए, कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से जो है उसका जो है ह्रास होता है और नुकसान होता है। तो सबसे पहले हम लोग ये जानना ज़रूरी है हम लोगों को कि मिट्टी जो है होता क्या है, मिट्टी के जो है कितने आपके जो है प्रकार होते हैं और मिट्टी में जो है ऐसे कौन से गुण होते हैं जो कि जो है पौधों को और उसके उत्पादन को प्रभावित करते हैं। तो जैसा कि अगर हम लोग एक आम भाषा में कहें तो मिट्टी हमारी जो है, चाहे हम उसको माटी बोलें, चाहे मिट्टी बोलें, चाहे सॉइल बोलें, चाहे मृदा बोलें, सारी चीज़ें एक हैं। भाषा के आधार पर हम लोग उसको बांटते हैं, लेकिन मिट्टी एक हमारा जो है प्राकृतिक जो है संरचना है, जो कि आपका जो है जो जैव पदार्थ हैं, इनसे कुछ मिनरल्स हैं, जैसे कि आपके जो है चट्टानें टूटती हैं, चट्टानों के टूटने के बाद में जो है छोटे छोटे टुकड़े होते हैं, उन टुकड़ों को जो है फिर से कुछ आपके जैव पदार्थ होते हैं, जैसे बैक्टीरिया हो गए, आपके जो है फंगस हो गए आपके, ये सब मिल के, जिसे हम लोग सूक्ष्म जीव भी बोलते हैं, ये सब मिल के उसको जो है और तोड़ते हैं। तब जाके कई वर्षों के बाद अगर हम बताएं इसको, तो 10 सेंटीमीटर मिट्टी बनने में करीब जो है 2000 वर्ष का समय लगता है। और हम लोग जब भी अभी तो हम देख रहे हैं कि कहीं ना कहीं हर जगह जो है मिट्टी की ही चर्चा होती है, क्योंकि किसानी जो है जो ज़्यादातर निर्भर करती है मिट्टी पे ही है। और उसके साथ साथ में एक मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना भी चलाई गई है भारत सरकार के द्वारा, वो भी कई वर्षों से चल रही है और उसका भी अच्छा अब परिणाम भी निकल के आ रहा है। किसान भाई उससे जुड़ भी रहे हैं और हम लोग खुद भी जो है उसको प्रमोट करते रहते हैं, समय समय पे जो है किसानों के बीच में जाके उसके बारे में बताते हैं, जागरूक करते हैं कि कैसे जो है मृदा स्वास्थ्य कार्ड का क्या जो है महत्व है किसानी में। क्योंकि कहीं ना कहीं जो है अगर हम मृदा का स्वास्थ्य जो है चेक करवा लेते हैं और एक कार्ड बनवा लेते हैं, उस आधार पे हम लोग जो आने वाली फसलें हैं उसमें कितना जो है पोषक तत्व दें, कितना न दें, ये हम निर्धारित कर पाते हैं और उसके आधार पे हमारी कुछ बचत भी होती है। क्योंकि कहीं ना कहीं हमारा जो उद्देश्य है कि किसानों की आमदनी को 2 गुना करना है 2022 तक, तो हम लोग इस लक्ष्य को हमेशा ध्यान में रखते हैं कि किसानों को अगर हम लोगों को अपने ओर आकर्षित करना है तो उनको कुछ लाभ बताएं। और मिट्टी के मामले में हम लोग जैसे यहाँ पे कृषि विज्ञान केंद्र में कई कार्यक्रम चलाते हैं, जो कि आपका जो है किसानों के माध्यम से हम लोग चाहे उनके यहाँ मेला आयोजन करवाएं, चाहे अपने यहाँ उनको बुला के ट्रेनिंग दें। उसमें हमेशा उनको ये बताते हैं कि आप जो है हमारे यहाँ का कुछ जो लेबोरेटरी है, चाहे आपका मोबाइल सॉइल टेस्टिंग वैन है, जिसे हम लोग चलंत मृदा प्रयोगशाला भी कहते हैं, कि वो किसानों के द्वार तक जाके हम लोग करते हैं। अगर किसान संभव नहीं हो पा रहा है, उनका किसान भाइयों का अपने अपने कार्यों में व्यस्त हैं, तो उनको हम लोग अनुरोध करते हैं कि आप लोग जो है करीब 25-30 लोग 50 लोग इकट्ठा होइए, एक जगह आप लोग किसी जगह पे हमको बुलाइए, पहले से सूचना दे के हम लोग आपके यहाँ आएंगे और आपकी मिट्टी का जाँच करके आपके यहाँ तुरंत ही जो है आपको सॉइल
का जो भी आपका जो है स्थिति है, मिट्टी की स्थिति है, उसके बारे में आपको हम जानकारी देंगे और फिर उसी आधार पे आप आगे खेती करिए। तो निश्चित रूप से इससे कई फ़ायदा हुआ है किसानों को। उनका जो रासायनिक तत्वों का जो प्रयोग हम लोग करते हैं खेतों में, उसमें कमी भी आई है और कहीं ना कहीं हम लोग जो एक ऑर्गेनिक फार्मिंग की बात करते हैं, जिसमें कि आपका जो रासायनिक पदार्थ है, रासायनिक जो केमिकल फर्टिलाइज़र्स हैं, उसका हम लोग यूज़ नहीं करते हैं, उस ओर भी जो है किसान अब अग्रसर हो रहे हैं। तो इन सब बातों को जो है हम लोग नज़र में रखते हैं। और मिट्टी तो देखिए, मिट्टी एक बहुत ही जो है बड़ी जो है एक बात करें तो एक बहुत बृहद विषय है, जिस पे अगर हम लोग चर्चा करें तो चर्चाएं जो है चलती रहेंगी। लेकिन हम चाहेंगे कि किसान भाइयों को कुछ चीज़ें हम बता दें, जिसके माध्यम से वो लोग जान सकते हैं कि मिट्टी जो वो लोग देखते हैं, वो मिट्टी जो है बनती कैसे है, मिट्टी का प्रकार कैसे होता है, मिट्टी को देख के हम लोग कैसे जान पाएँ कि ये मिट्टी किस चीज़ के लिए उपयुक्त है। उसके रंग के आधार पे, उसके जो है उसको हम लोग उठाते हैं तो उसको हम लोग महसूस कर सकते हैं इस आधार पे। और कई चीज़ें ऐसी भी होती हैं कि जो कि हम लोग देख के पता कर सकते हैं कि मान लीजिए हमने परीक्षण नहीं कराया है, फिर भी हम लोग पहचान सकते हैं कि ये मिट्टी जो है इस फसल के लिए उपयुक्त है या नहीं है। ज़मीन के भी अनेक प्रकार होते हैं, ऊपरी ज़मीन है, मध्यम ज़मीन है, निचली ज़मीन है। और किसान रासायनिक खाद का भी प्रयोग करते हैं, जैविक खाद का भी प्रयोग करते हैं, कीटनाशक दवाओं का भी प्रयोग करते हैं। इसके बावजूद उनको उत्पादन अच्छा नहीं मिल पाता है। किसान कैसे समझें कि हमारी मिट्टी की उर्वरा शक्ति अब क्षीण हो रही है, प्रयास करने के बाद भी उत्पादन अच्छा नहीं मिला तो इसके बारे में कुछ जानना चाहिए। ये बड़ा अच्छा प्रश्न है कि मिट्टी, देखिए मिट्टी को सबसे पहले हम लोग यही हमेशा कहते हैं कि मिट्टी को जांच कराइए, क्योंकि जैसे जिस प्रकार अगर जो है मानव स्वास्थ्य प्रभावित होता है, समय समय पे जैसे मौसम बदलता है तो मानव के स्वास्थ्य पे भी उसका असर पड़ता है। इसी प्रकार मिट्टी भी जो है हमको दिखती है कि मिट्टी जो है ऐसे पड़ी हुई है, लेकिन मिट्टियों के बारे में अगर हम थोड़ा सा तर्क लगाएं तो ये जान पाते हैं। अगर वैज्ञानिकों के माध्यम से या जो है हम लोग जो अनुसंधान होते हैं उनके माध्यम से हम लोग पढ़ें, देखें, समझें, तो मिट्टी में भी जान होती है। मिट्टी हमारी निर्जीव नहीं होती है, क्योंकि अगर हम लोग 1 ग्राम मिट्टी लें हाथ में तो उसमें ये जो है पता चला है कि कई लाख जो है सूक्ष्म जो है जीव उसमें पाए जाते हैं। तो इस आधार पे हम लोग कहते हैं कि मिट्टी में भी जान होती है। और यही जो है जो सूक्ष्म जीव हैं आपके, यही जो है मिट्टी की जो है उर्वरा शक्ति को बना के रखते हैं। जितनी ज़्यादा संख्या में ये जीव होते हैं, लाभकारी जीव, क्योंकि दोनों प्रकार के होते हैं, हानिकारक भी होते हैं, लाभकारी भी होते हैं, लेकिन हमको लाभकारी पे ही चर्चा करनी पड़ेगी, क्योंकि लाभकारी से ही हमको जो है लाभकारी जीव ही हमको फ़ायदा पहुँचाते हैं। वही जो है उपज में वृद्धि भी करते हैं, उपज को घटाते भी हैं। क्योंकि वो क्या है कि जब हम लोग कोई रासायनिक उर्वरक हम लोग खाद डालते हैं खेतों में, तो वो उसकी जो मात्रा है उसको कम और ज़्यादा करने में बहुत उनकी भूमिका होती है। जैसे हम लोग बात करें कि पौधों को जो पूरे जीवन चक्र को पूरा करने के लिए 17 पोषक तत्वों की ज़रूरत पड़ती है। इन पोषक तत्वों में कुछ आपके गौण हैं, कुछ आपके सूक्ष्म हैं, कुछ आपके इस टाइप से हैं कि कहीं ना कहीं उनकी थोड़ी सी भी मात्रा जो है पूरे पौधे चक्र को, जो उसका जीवन काल है, उसको प्रभावित करता है। तो लेकिन हम लोग जनरली क्या करते हैं, हम लोग सामान्यतः खेतों में जो है खाद डालने के बाद में भूल जाते हैं किसान भाई कि उसका खेत में डालने के बाद में हो क्या रहा है। जैसे अगर हम लोग नाइट्रोजन की बात करें, नाइट्रोजन किसी भी फसल में बहुत बड़ी भूमिका निभाता है, पौधे को हरा भरा रखता है, प्रोटीन की मात्रा बढ़ाता है। लेकिन अगर ये देखा जाए कि पौधा नाइट्रोजन खेत से कितना लिया है, तो ये एक अनुसंधान जो हमारे वैज्ञानिक करते हैं, उस आधार पे हम लोग कह सकते हैं कि डालते हैं जो हम लोग उसका 40 से 50% ही जो है आपका पौधा लेता है। अब ये सोचने वाली बात है। फास्फोरस के केस में भी, फास्फोरस जैसे हम लोग स्फुर बोलते हैं किसान भाई, उसमें आपका 15 से 25% ही ले पाता है। तो इस तरीके से अगर हम सूक्ष्म पोषक तत्व की बात करें, जो हम लोग डालते हैं उसका केवल 2 से 5% ले पाता है। तो ये सोचने का एक विषय है किसान भाइयों के लिए कि आखिर में अगर इतना ही ले पा रहा है तो जो बचे हैं वो कहाँ जा रहे हैं। तो वो जो है वो आपके, चाहे वो मिट्टी में आप मिट्टी उसको बांध के रख लेती है, या वो धूप में, जब धूप ज़्यादा होती है तो उड़ के जो है, कुछ ऐसे भी होते हैं उड़ के हवा में चले जाते हैं। बारिश ज़्यादा हो गई है तो वो बारिश में जो पानी आता है, इकट्ठा होता है, उसके माध्यम से वो ज़मीन के नीचे चले जाते हैं। तो ये चीज़ें भी होती रहती हैं, लेकिन किसान भाइयों को इसका अंदाज़ा नहीं रहता है। जैसे कि हमेशा ये कहा जाता है कि सिंचाई करने के बाद ही जो है हम लोग यूरिया का छिड़काव करें। क्योंकि अगर हम लोग पहले छिड़काव कर दिए और उसके बाद इरिगेशन देते हैं, सिंचाई करते हैं, तो कहीं ना कहीं नाइट्रोजन का नुकसान होता है। यूरिया जो है उसमें पूरा तरीके से जो है पौधा नहीं ले पाता है। तो इस प्रकार से हम लोग जो है एक अगर बराबर मात्रा में किसी भी पोषक तत्व को जिस
फसल की अनुशंसा है उस आधार पे हम लोग देते हैं। उसके साथ साथ में सूक्ष्म जीवों का भी हम लोग जो है चिंता करें कि वो जो है उसको इस पौधे में मान लीजिए हम लोग बात करते हैं फास्फेट सॉल्युलाइजिंग बैक्टीरिया की, जो कि फास्फोरस को जो है घुलनशील बनाता है, क्योंकि फास्फोरस जो है जड़ों के विकास के लिए बहुत ही लाभदायक है। जैसे अगर वो हम लोग डालते हैं तो पहले हम लोग जब कोई भी फसल की बुआई करते हैं तो हमेशा किसान भाई यही करते हैं कि बीज के नीचे जो है फास्फोरस वाला जो भी खाद आपका है उसको पहले देते हैं, उसके बाद में आपका बीज डालते हैं। क्योंकि फास्फोरस के साथ समस्या है कि वो जो है ज़मीन में जल्दी से जो है ज़मीन उसको पकड़ के रख लेती है। अगर इसी जगह हम लोग कुछ ऐसे जो है घुलनशील आपके जो बायो फर्टिलाइज़र्स हैं, जैव उर्वरक हैं, अगर उनको हम लोग डालते हैं तो ये क्या करता है कि जो ज़मीन उसको बांध के रखती है उससे वो धीरे धीरे उसको उपलब्ध कराता है पौधों के जड़ों के लिए, और जड़ों के माध्यम से फिर उसको पौधा अपने पूरे जो है तना में और पत्तियों में ऊपर पहुंचता है, और फिर अपने जो आगे की जो प्रक्रिया होती है पौधों में वो संपन्न हो पाती है। तो इस प्रकार से हम लोग ये कह सकते हैं कि जब तक हम लोग जो है एक उचित मात्रा में किसी भी पोषक तत्व को ज़मीन में नहीं देंगे और अंधाधुंध प्रयोग करेंगे किसी भी चीज़ को लेके, और चीज़ों को जो की ज़रूरत भी है उसके अलावा हम लोग नहीं दे रहे हैं। जैसे मान लेते हैं सूक्ष्म पोषक तत्व हम लोग सोचते हैं कि 5 किलोग्राम अगर जिंक हम लोग देते हैं तो अगले करीब जो है 2 साल तक हमको नहीं देना पड़ेगा, लेकिन कई किसान भाई यहीं पे जो है ये कमी कर जाते हैं कि वो नाइट्रोजन फास्फोरस पोटास तो दे देते हैं, लेकिन जिंक की अगर अनुशंसा की गई है तो हो सकता है उनके साथ समस्याएं भी हों, वो लोग नहीं दे पाते हैं। लेकिन अगर मृदा स्वास्थ्य कार्ड अगर उनके पास में है तो निश्चित तौर पे वो जो है NPK की जो मात्रा है उसमें कुछ कटौती अगर हुई है तो उस कटौती का बचा हुआ पैसा वो लोग सूक्ष्म पोषक तत्वों में लगा सकते हैं, और एक बैलेंस फर्टिलाइज़र जिसे हम लोग बोलते हैं कि एक उचित मात्रा में जो भी पोषक तत्व हैं उसको हम लोग मिट्टी में अगर उपलब्ध कराते हैं तो निश्चित तौर पे वो फसल आपकी अच्छी होगी, गुणवत्तापूर्ण होगी, और साथ साथ उसमें रोग की भी कोई व्याधियाँ नहीं होंगी। बहुत सारे पोषक तत्वों की चर्चा आपने की है। किसी भी फसल के उत्पादन के लिए पोषक तत्वों की आवश्यकता तो होती ही है। कुछ पोषक तत्व मुख्य हैं, कुछ गौण हैं, कुछ सूक्ष्म हैं। कौन कौन से पोषक तत्व की क्या क्या भूमिका है, एक एक करके हम आपसे जानना चाहते हैं। जो मुख्य पोषक तत्व हैं तो वो क्या काम करते हैं, कैसे फसल को प्रभावित करते हैं, कैसे फसल को लाभ पहुंचाते हैं, गौण पोषक तत्व क्या हैं, ऐसे तो सूक्ष्म पोषक तत्व क्या हैं। देखिए, बड़ा अच्छा प्रश्न है। कई किसान भाई जो है इस समस्या से भी जूझ भी रहे हैं, जो मान लीजिए ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं लेकिन उनकी किसानी बड़ी अच्छी है, और लेकिन वो लोग वही है कि जो रूढ़िवादिता चली आ रही है, जो परंपरागत खेती चली आ रही है, उसी आधार पर वो लोग खेती करते हैं, और उनको अगर ये बताया भी जाता है कि आप इस चीज़ को थोड़ा सा बदलाव करिए तो उस पर वो लोग तैयार नहीं होते हैं। तो ये बड़ा अच्छा प्रश्न है। इसमें हम लोग बताना चाहेंगे नाइट्रोजन फास्फोरस पोटास किसी भी फसल के लिए जो है आपका बहुत ज़रूरी है, जिसे हम लोग मुख्य पोषक तत्व है। इसके बाद जो अगला आपका आता है वो आता है सल्फ़र, जिसे हम लोग गंधक भी बोलते हैं। गंधक का आपका उपयोग ज़्यादातर तिलहन में होता है, दलहन में होता है, क्योंकि ये जो है आपका तेल की मात्रा को बढ़ाते हैं। जैसे प्याज आपकी है, आपका लहसुन है, इन चीज़ों में जो है इसके महक बड़ी अच्छी होती है अगर हम लोग इसका उपयोग करते हैं। और मैं आपको बता भी देना चाहता हूँ कि जो बिहार में ज़्यादातर मिट्टियाँ जो हैं उसमें जो है सल्फ़र की कमी पाई गई है, और ये आपका करीब 40% तक हमारी जो मिट्टियाँ हैं वो आपकी जो है सल्फ़र की कमी से जूझ रही हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि सल्फ़र का जो है बहुत बड़ा रोल है। और इसके अलावा अगर हम लोग इससे आगे चलते हैं तो आपका आता है कैल्शियम और मैग्नीशियम। तो कैल्शियम भी हम लोग कुछ फसलों में देते हैं। अगर जैसे गन्ना वाला आपका क्षेत्र है तो गन्ना वाले क्षेत्र में हम लोग देते हैं कैल्शियम को। आलू वगैरह में भी हम लोग किसान भाई उतना नहीं देते हैं, लेकिन जनरली देना चाहिए। और कैल्शियम मैग्नीशियम के बाद अगर हम लोग आगे बढ़ें तो अब जब आते हैं हम लोग सूक्ष्म पोषक तत्वों की ओर बढ़ते हैं। यहाँ तक मात्रा थी आपकी जो केजी में चलती है, केजी प्रति हेक्टेयर, वो 100 भी हो सकता है, 50 भी हो सकता है, 60 भी हो सकता है। अब हम लोग जब सूक्ष्म पोषक तत्व की बात करते हैं तो उसमें मुख्यतः आपका आता है जिंक, कॉपर, आयरन जिसे हम लोग लोहा भी बोलते हैं, मैग्नीज, बोरान। ये 5 ऐसे हैं जो बहुत ही ज़रूरी है हर फसल के लिए। इसके बाद जो आपका आता है वो आपका आता है क्लोरीन, मॉलिब्डेनम और निकिल। तो ये सब आते हैं जो आपके सूक्ष्म पोषक तत्वों में, जिसमें कि हर एक पोषक तत्व की जो है बड़ी ही महती भूमिका है किसी भी फसल चक्र में। जैसे अगर हम लोग देखें जिंक की बात करते हैं तो जिंक के केस में क्या होता है कि किसान भाई जिस धान के खेतों में जनरली हम लोग देखते हैं कि किसान भाई जिंक देते हैं और नहीं भी देते हैं। जितना कि हम लोग का अनुभव हुआ है, हम लोग के खेतों में जाते हैं तो जहाँ पे नहीं देते हैं वहाँ पे एक साफ तौर पे उनके खेतों में अगर उन्होंने धान की बुआई की है तो एक रोग होता है जिसे हम लोग खैरा बोलते हैं। तो खैरा रोग का जो है प्रकोप उनके खेतों में देखने को ज़रूर मिलता है। अगर हम लोग इसी बात को दूसरे उसमें लें तो
फास्फोरस को ले लेते हैं जो कि हमारा मुख्य पोषक तत्व है। अब मक्का का आपका अच्छा उत्पादन होता है। मक्का के केस में हम लोग देखते हैं कि मक्का में जो है कुछ पत्तियां जो है नीचे वाली, वो पत्तियां आपकी जो है बैगनी रंग की हो जाती हैं, नीले रंग की हो जाती हैं। तो जनरली हम लोग उसको सामान्यतः समझ नहीं पाते हैं कि वो जो पत्तियों का रंग बदला है वो रंग शायद नेचुरल है, प्राकृतिक है, या कुछ ऐसी कमी है उसमें जिसकी वजह से वो रंग उसका बदला है। तो मैं किसान भाइयों को ये बताना चाहता हूँ कि किसान भाई अगर अपने खेतों में जाते हैं तो इन चीज़ों का ज़रूर ध्यान रखें कि जो भी पोषक तत्व हमने बताए, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास, सल्फर, कैल्शियम, मैग्नीशियम, जिंक, आयरन, कॉपर, मैंगनीज, बोरान, मॉलिब्डेनम और निकेल, इन पोषक तत्वों का वो उचित मात्रा में उपयोग करें। और कुछ उनको मैं पहचान भी बताना चाहूँगा कि वो लोग कैसे जो है उस रंग के आधार पे पौधों को देख के ये पता कर सकें कि उनके खेत में उस पौधे में किस पोषक तत्व की कमी है, वो रंग देख के भी पहचान सकते हैं। मिट्टी के स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए फसल चक्र की भूमिका। आमतौर पर देखा जाता है कि हमारे किसान भाई धान की खेती किए, फिर उसके बाद गेहूँ की खेती किए, लगातार वही करते चले जाते हैं और परिणाम ये होता है कि घटती हुए दर पर उनको उत्पादन प्राप्त होता है हर साल। तो फसल चक्र की क्या भूमिका है और दलहनी फसलों की खेती की अनुशंसा आप लोग करते हैं, कम से कम एक दलहनी फसल साल में एक बार जरूर खेत से लेनी चाहिए, तो इसके ऊपर कुछ प्रकाश डालिए। जी देखिए, ये प्रश्न मेरे मन में भी चल रहा था कि कब इसकी चर्चा हो, क्योंकि मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर हम लोग जो है मिट्टी को सामान्यतः हम लोग माँ बोलते हैं कि मिट्टी हमारी माँ है, तो अगर हम लोग इसको अगर मानव से जोड़ दें तो ये देखा जाता है कि अगर एक माँ का एक बच्चा है या दो बच्चा है, और वहीं अगर किसी पड़ोस में, उसी मोहल्ले में, उसी शहर में, उसी नगर में किसी माँ के 4 बच्चे हैं, 6 बच्चे हैं, तो माँ के स्वास्थ्य पे क्या उसका प्रभाव पड़ता है, ये हम लोग उसको देख के पहचान सकते हैं। अगर अब हम लोग खेत में आ जाएं तो मिट्टी के बारे में भी अगर ऐसे चर्चा करें, मिट्टी भी हमारी माँ है। हमारे खेत में मान लीजिए कि हम लोग साल में 2 फसल लेते हैं, बगल वाले किसान भाई हैं वो साल में 3 फसल लेते हैं, और कभी भी अपने खेत को जो है खुला नहीं छोड़ते हैं, हमेशा कुछ न कुछ लेते रहते हैं। अब इसमें 2 चीज़ें हमेशा आती हैं। एक चीज़ ये गौर करने वाली आती है कि जो किसान भाई 2 फसल ले रहे हैं उसके बीच में जो अंतराल पड़ रहा है, उसमें कुछ वो ऐसा जो है प्रबंध करते हैं मिट्टी के लिए कि फसलों ने जो निकाला है, क्योंकि फसल लगा रहे हैं, बीज हमने डाला है, तो बीज डालने के बाद में जो भी क्रियाएं होती हैं वो मिट्टी के माध्यम से ही होती हैं। हम तो केवल पानी दे देते हैं, बाकी सूर्य का प्रकाश, रोशनी, हवा से वो सब अपना प्रबंध कर लेता है। लेकिन बीच में जो आपका गर्मा फसल लगता है, जो कि आपके मई जून के महीने में, अप्रैल मई जून के महीने में लगता है, उसमें हम लोग ये कोशिश करें कि जो किसान भाई 2 फसल लेते हैं वो बीच में एक दलहनी फसल ज़रूर लें। उससे होता क्या है, जैसे कुछ आपके हरी खाद के बारे में हम चर्चा करना चाहेंगे कि हरी खाद का नाम किसान भाई सुने होंगे। हरी खाद में क्या एक गुणवत्ता होती है कि 40 से 50 दिनों में हम लोग अगर ढैंचा, सनई, मूंग, उड़द ये सब लगा दें, उसमें फूल आने के पहले या फूल आने के तुरंत बाद उसको हरा ही काट के और ज़मीन में उसको मिला दें, तो ये क्या होता है कि इसमें ऐसा गुण होता है, प्रकृति ने ऐसा गुण दिया है कि वो जो आपका जो है ये हरी खाद है वो अपने जड़ों में नाइट्रोजन को जो है, हवा में जो नाइट्रोजन है उसको अपने जड़ों में लाके जो है फिक्स कर लेता है। और जब हम उसको जो है दोबारा उसको काट के उसको मिट्टी में मिला दिए और अगली फसल लेने के पहले उसको सड़ा दिए, तो निश्चित तौर पे जो हवा से जो है नाइट्रोजन या और जो पोषक तत्व फिक्स किया गया है वो आने वाली फसलों को मिल जाता है। फ़ायदा क्या होता है इसका, एक तो आपका पोषक तत्व मिला, दूसरा फ़ायदा ये है कि मिट्टी का जो हमने जुताई किया था, मिट्टी के साथ जो हमने 4 महीने जो है खेती के दौरान जो है उसमें जो भी प्रक्रियाएं की, जो हमने क्रियाएं की हैं, अब वो क्या है कि उसको फिर से हमको मिट्टी को जो है मजबूत बनाना है। तो उसमें से क्या है कि इन फसलों के जड़ों से कुछ ऐसे रासायनिक तत्व निकलते हैं जो कि मिट्टी को जो है, उनके जो टुकड़े हैं मिट्टी का, जो सूक्ष्म जो है एक जिसे हम लोग पार्टिकल बोलते हैं, उसको जो बांध के रखता है। और जिस मिट्टी को जितना ज़्यादा, जिसे हम लोग इसको बोलते हैं एग्रीगेशन, कि मतलब उसको मिट्टी का जो टुकड़ा है छोटा छोटा, वो अगर अपने में बंधा हुआ है तो मिट्टी काफ़ी मजबूत मानी जाती है, वो मिट्टी काफ़ी उर्वरक होती है। तो ये एक प्रक्रिया है। इससे फ़ायदा क्या है कि वो मिट्टी, अगर आपका बरसात का सीज़न आने वाला है, पानी बरसा, तो वो मिट्टी आपकी अगर बंधी हुई है तो आपकी मिट्टी बह के दूसरे खेतों में नहीं जाएगी, आपका मिट्टी जो है आपके खेत में रहेगा। दूसरा फ़ायदा ये हुआ कि
कि ये जो फिजिकल प्रॉपर्टी, जिसे हम लोग भौतिक गुण भी बोलते हैं, भौतिक गुण जो है किसी भी फसल चक्र में किसी भी फसल के लिए बड़ा मायने रखता है। जैसे हम लोग बात करते हैं जीरो टिलेज की, शून्य विधि जुताई की, इसमें क्या हम लोग करते हैं, मिट्टी की जुताई नहीं करते हैं। हमारे जो मशीनें आती हैं जीरो टिलेज, उसके माध्यम से एक फसल लेने के बाद जो नमी हमारे खेत में रहती है उसी नमी का उपयोग करके या नमी दे के हम लोग सीधे बुआई करते हैं, बीज और खाद डाल देते हैं, छोड़ देते हैं। थोड़े दिन बाद वो जो है जर्मिनेशन होता है, उसका अंकुरण होता है और पौधा बढ़ने लगता है। जैसा कि हम लोग अपने कृषि विज्ञान केंद्र में उसको किए भी हैं, आपके गेहूं में किए हैं, तोरी में किए हैं। उसका फ़ायदा क्या मिलता है भौतिक गुण का, कि जैसे मान लीजिए बारिश हुई, किसान भाई हमेशा प्रकृति की मार से हमेशा ग्रसित रहते हैं। बारिश हुआ, बारिश के साथ साथ हवा चलने लगी, तो वो जो है इतना मजबूती से उसको पकड़ के रखता है मिट्टी कि वो जो है हवा से गिरता नहीं है। और वहीं अगर किसान भाई उसकी जुताई करके अगर किसी खेत में जो है फसल लगाए हैं, तो निश्चित तौर पे ये प्रैक्टिकली वो लोग जाके देख सकते हैं कि अगर कहीं जीरो टिलेज शून्य विधि से जो आपका खेती हुआ है और जहाँ नहीं हुआ है वहाँ फसल आपकी लेटी रहेगी, जहाँ हुआ है फसल आपकी खड़ी रहेगी। किसान अपनी फसलों में कैसे पता करेंगे कि कौन कौन पोषक तत्व की कमी उनके फसल में है? बिल्कुल संक्षेप में जानकारी चाहिए। देखिए, ये बहुत बढ़िया प्रश्न है। मैं आपको बताऊं कि जैसे अभी मान लीजिए गेहूं की हम लोग बात करते हैं, तो गेहूं का पौधा जब हम लोग लगाते हैं उसके 25 से 30 दिनों के बाद अगर आपके खेत में आपने मिट्टी की जांच नहीं करवाई है तो आप कैसे पहचानेंगे? उस खेत में अगर गेहूं के पौधे की जो ऊपरी पत्तियां हैं, नई पत्तियां हैं, अगर वो पीली पड़ना शुरू हो जाती हैं तो आप ये समझ सकते हैं कि इसमें जो है आपका सल्फ़र की कमी है या गंधक की कमी है। अगर यही जो है ऊपरी पत्तियां, नई पत्तियां ना हो के नीचे की पत्तियां आपकी पीली पड़ती हैं, तो हम ये आसानी से पता लगा सकते हैं कि इसमें जो है आपकी नाइट्रोजन की कमी है। इसी प्रकार से आपका जिंक भी जो है छोटा छोटा स्पॉट, मतलब कि उसको हम लोग धब्बा बोल सकते हैं, कि वो धब्बा दिखता है, भूरे रंग का आपका धब्बा दिखेगा, लाल रंग का धब्बा दिखेगा, तो उसको हम लोग बोलते हैं कि इसमें जिंक की कमी है। इस प्रकार से हम अलग अलग पोषक तत्वों का जो है देखने के आधार पे, रंग के आधार पे देख के पता लगा सकते हैं कि किस खेत में, किस फसल में किस पोषक तत्व की कमी है, और उसी आधार पे उस पर हम लोग जो है खाद को दे सकते हैं। लेकिन इसके लिए एक चीज़ बता दूं, किसान भाई जो है इसके लिए कई बार आपको देखना पड़ेगा और कई बार आपको खेतों में जाना पड़ेगा। अब प्रश्न उठता है कि परीक्षण के लिए मृदा का संरक्षण कैसे उसकी ये खुदाई करें, कैसे उसको लेबोरेटरी तक पहुंचावें, तो क्या तरीका होगा मिट्टी जांच के लिए मिट्टी निकालने का? ये सबसे जो है ज़रूरी चीज़ है कि किसी भी मिट्टी की जांच के लिए सबसे पहले हम लोग उसका जो है नमूना कैसे लें, ये हमको जानना बड़ा ज़रूरी है। इसको हम आपको करके भी बताते हैं, दिखाते हैं, किसान भाई उसको समझ सकते हैं। क्योंकि सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये है कि हम लोग जब नमूना ले रहे हैं तो उसमें क्या क्या सावधानियाँ बरती जाएँ। जैसे हम लोग किसी खेत में जाते हैं तो गर्मी जो आने वाली है, इसमें सबसे उपयुक्त समय होता है कि किसान भाई इसमें खेत खाली रहता है और वो नमूना वहाँ से जाके ले सकते हैं। उसमें उनको क्या करना है कि जहाँ पे खेत, मान लीजिए अगर 1 हेक्टेयर का हमारा खेत है, उसमें से हमको 15 से 20 जगह से नमूना लेना है। तो उसमें क्या करना है, हम लोग एक बोलते हैं जिग जैग स्ट्रक्चर, मतलब जेड के आकार का जो है हमको एक स्ट्रक्चर बनाना पड़ता है। उस आधार पे हमको चलना पड़ता है खेत में कि हम जेड के आकार की संरचना बने। चारों कोनों से हम लोग ज़रूर लेते हैं 1-1 मीटर की दूरी छोड़ के। सबसे ज़रूरी ये चीज़ है कि हम लोग जब भी जो है मिट्टी का नमूना लें, उस समय पे हमको ये देखना पड़ता है कि कहीं भी मिट्टी की सतह पे गोबर, खाद, कंकड़, पत्थर, पन्नी या कोई भी ऐसी चीज़ हो जो मिट्टी के अलावा हो, तो उसको हम लोग को हाथ से हटा देना चाहिए। फिर उसमें कुछ आपके साथ में खुरपी अपने साथ में, क्योंकि किसान भाइयों के पास में ऐसे जो है औजार नहीं रहते हैं जो कि अनुसंधान में रहते हैं, इसलिए खुरपी मैं बताऊं, खुरपी सबसे आसान तरीका है, हर किसान भाइयों के पास होता है। खुरपी ले लें, एक आप पन्नी ले लें, एक आप पेन ले लें और आप उसको लेके अपने खेत में चले जाएं। वहाँ पे जाने के बाद में वो क्या करें, वहाँ पे कि एक जगह पे सफाई कर लें। सफाई करने के बाद वी के आकार की संरचना, जैसे अगर ये देखा जाए तो इस आकार की, ऐसे जो है 15 सेंटीमीटर गहराई में एक तरफ से ऐसे गड्ढा करें खुरपी से, फिर दूसरे तरफ से 15 सेंटीमीटर की गहराई पे ऐसे गड्ढा करें। जब ये वी के आकार की आपका गड्ढा हो जाए तो एक तरफ से आपका 1 सेंटीमीटर चौड़ाई में उसको फिर से मिट्टी निकालें और जो पहले की मिट्टी है उसको फेंक दें। ये जो मिट्टी निकाल रहे हैं इस मिट्टी को आप पन्नी में रख लें। ऐसा करके आप 15 से 20 जगह से ऐसे नमूने ले लें। उसको लेने के बाद में उसको आप अच्छे से हाथों से मिला लें और छायादार स्थान पर उसको पन्नी पे बिछा के सुखाएं। हम कभी भी धूप में नहीं सुखाना, इस बात का विशेष ध्यान रखें, क्योंकि कई पोषक तत्व तो आपके हवा में उड़ जाते हैं। सुखाने के बाद में उसको आप नमूने को पन्नी में डालिए और उस पर नाम, गांव, पता, मोबाइल नंबर और खेत की पहचान ज़रूर लिखिए, क्योंकि अक्सर किसान भाई अगर 4-5 नमूना देते हैं तो उसमें कई लोकल नाम हम लोग के होते हैं कि ये मान लीजिए नहर वाला खेत है, वो पेड़ वाला खेत है, वो फलाना खेत है। इस तरीके से हम लोग उसमें जो है नमूने का नंबर जब दें तो ये ज़रूर दें
जैसे कि हमारे पास जब वो रिज़ल्ट आए तो हम पहचान सकें कि हमने जो खेत का नमूना दिया था ये है। एक चीज़ का विशेष ध्यान दें कि उसमें जो है जो आने वाली फसल लेंगे और जो पहले फसल हमने काटा है ये फसल का ब्यौरा ज़रूर दें, जिससे हम लोग किसान भाइयों की अनुशंसा कर सकते हैं कि आने वाली फसलों में मृदा परीक्षण के आधार पर आपको कितना जो है पोषक तत्व देना है। किसान भाइयों, हमारे खेत खलियान कार्यक्रम का अब समय समाप्त हो रहा है। बहुत महत्वपूर्ण जानकारी आपको दिलाने का हमने प्रयास किया है। मृदा से संबंधित जितनी भी समस्याएं हैं उसके बारे में हमारे खेत खलियान कार्यक्रम का अब समय समाप्त हो रहा है। आपसे चाहेंगे विदा। नमस्कार।